हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंसेस बिटवीन नॉलेज एंड स्कूल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, रीजन एंड बिलीफ एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम यूनिट 3 में ही आगे बढ़ते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा यूनिट 3 में ही आपका एक पोर्शन है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एक्टिविटी डिस्कवरी डायलॉग विथ रेफरेंस टू फिलॉसफी ऑफ गांधी एंड टैगोर, डीवी एंड प्लेटो। तो इनको गांधी, टैगोर, डीवी एंड प्लेटो को पढ़ने से पहले हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसके विषय में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न चाइल्ड और स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन। एक समय था प्राचीन काल में विद्यार्थी से ज्यादा बालक की अपेक्षा या विद्यार्थी से ज्यादा शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था। परंतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जैसे जैसे मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ, जैसे जैसे मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस बात का महत्व दिया जाने लगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक से अपेक्षा बालक को महत्व दिया जाए। और मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यदि बालक की रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, योग्यता, रुझानों, उसकी अवस्था, उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर होगी तो बालक शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि लेगा। ऐसा सिद्ध होने के बाद ही अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक की क्षमताओं, रुचियों, रुझानों को विशेष महत्व दिया जाने लगा और उनकी शिक्षा प्रक्रिया में इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाने लगा। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। जो भी आज पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, शिक्षा के जो भी पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, वो बालक को केंद्र में रखकर तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का आयोजन बालक की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, बुद्धि लब्धि के आधार पर की जाती है। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षा के कार्यक्रम में निहित होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, मानवीय, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। एक बार और सुनिएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं मानवीय विकास के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। इस प्रकार की सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार के उपायों के माध्यम से उनका अधिगम संभव होता है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा प्रभावशाली अधिगम के संदर्भ में की जाने वाली प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा के महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए बालकों की सर्वांगीण विकास, बालकों के चहुमुखी विकास हेतु अनेक प्रकार के अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण
किया जाता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। दूसरा है बालकों की क्रियाशीलता का महत्व। बालकों की क्रियाशीलता का महत्व, इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की क्रियाशीलता का समावेश होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की क्रियाशीलता को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए बालकों की शिक्षा में क्रियाशीलता का समावेश होता है। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जब तक बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं होगा तब तक वह अपने अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना सकता है। न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रियाशील हो सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रक्रिया में उन सामग्रियों अथवा क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनसे छात्र अधिक से अधिक क्रियाशील बन सके। तो दूसरा पॉइंट हो गया बालकों की क्रियाशीलता को महत्व, इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन। तीसरा है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बालक अधिगम प्रक्रिया एवं शैक्षिक क्रियाकलापों प्रक्रिया में उस सामग्री और गतिविधि का प्रयोग करता है जिससे अधिगम व्यवस्था के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है, उसकी रुचि विकसित होती है, जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी अधिक रुचिपूर्ण बना देता है। आप देखते होंगे आजकल किंडरगार्टन स्कूलों में जाइए तो हमारे समय में सीधे ABCD क ख ग पढ़ा दिया जाता था। आज देखिएगा खेल के माध्यम से बालकों को ये चीज़ याद कराया जाता है। खिलौना होता है, किसी पे A लिखा होता है, किसी पे B लिखा होता है। बच्चों को हम कहते हैं A ढूंढो, ये A के बाद B होता है, अब B ढूंढो, B ऐसा होता है। तो बालक खेल की क्रियाओं के साथ साथ अपने शिक्षा की क्रियाओं को भी संपन्न करता है और खेल की क्रियाओं में आनंद लेते हुए वो शिक्षा प्राप्त करता है, जिससे उसकी शिक्षा जो है अधिगम प्रक्रिया जो है वो रुचिपूर्ण होती है। नंबर 4 है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की स्थिति उत्पन्न करना वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। इन व्यवस्थाओं के लिए शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस प्रकार बालक का उचित विकास होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 है बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में किए जाने वाले प्रयासों के कारण भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास तीव्र गति से संभव हुआ है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित क्रियाओं को व्यापक स्थान प्रदान किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर से ही बालकों की शिक्षा प्रक्रिया में उन सभी तथ्यों का समावेश किया जाता है जो बालक के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पॉइंट है कौशलात्मक विकास, स्किल डेवलपमेंट। कौशलात्मक विकास के संदर्भ में भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। वर्तमान समय में कौशलात्मक ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया गया है क्योंकि औद्योगिक एवं भौतिक विकास का प्रमुख साधन कौशलात्मक विकास को ही माना जाता है। व्यवहार में विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान को कौशलात्मक ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए बालकों को पूर्व प्राथमिक स्तर से ही मिट्टी के खिलौने बनाना, पेड़ पौधे लगाना एवं विभिन्न प्रकार के खेल कौशलों को सिखाया जाता है। जैसे आपके बीएड कोर्स में आपको ईपीसी है, योगा है, कंप्यूटर सीखते हैं, आप टेलरिंग सीखते हैं, क्राफ्ट सीखते हैं। उसके साथ ही साथ किस तरह मोटिवेट करना है समाज को, उसके लिए आप विभिन्न दिवसों पर, जैसे मलेरिया दिवस है, मतदान दिवस है, इस पर आप ग्रामीणों के बीच जाकर मतदान के प्रति उनको जागरूक करते हैं। मलेरिया से कैसे बचाव करना है इसके बारे में आप उनको बताते हैं। तो ये कौशलात्मक विकास के अंतर्गत आता है। लकड़ी के सामान बनाना सिखाया जाता है, कहीं कहीं टेलरिंग है, ये सब कौशलात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में सामाजिक समरसता के विकास की दृष्टि से भी छात्रों को परिपक्व बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए पूर्व प्राथमिक स्तर से ही अधिगम व्यवस्था में उन क्रियाओं को स्थान प्रदान किया जाता है जो कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सके, जो कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करती है। जैसे समूह में संपन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सामूहिक गतिविधियों पर आधारित अधिगम एवं खेल आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आदि। इन सभी को अधिगम प्रक्रिया में स्थान मिलने से बालकों में सामाजिक गुण, प्रेम, सहयोग एवं परोपकार की भावना का विकास होता है। तो 7 पॉइंट हो गया सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास समाज में अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता एवं परंपराओं के विद्यमान होने के कारण बालकों पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। बालकों में रूढ़िवादिता एवं अस्वस्थप्रद परंपराओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक है। इसके लिए बालकों को पूर्व प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान विषय का ज्ञान तथा अधिगम में ऐसी क्रियाओं का समावेश जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है आवश्यक है। तो आगे हम देखते हैं आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के आधार, आधुनिक मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के क्या आधार हैं? आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार माना गया है। शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा का आयोजन बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक बालक की योग्यता एवं सीखने की गति भिन्न होती है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, पेपर 1 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक बालक की सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा में विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया जाता है और बालक को सक्रिय ढंग से रहना सिखाया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तित्व निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक चुने गए साधनों के साथ संतोष प्राप्त होने तक कार्य कर सकता है। इस प्रकार किए गए कार्य से बालक को मानसिक संतोष और शांति का अनुभव होता है। जो कार्य बालक के रुचि के अनुकूल है, उसकी योग्यता के अनुकूल है, उसको करने में बालक को संतोष की प्राप्ति होती है, शांति का अनुभव होता है। इस अनुभव से बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि बालक टेंशन फ्री होता है, खुश होता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी उचित ढंग से होता है। बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है। बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है। एक विकसित शिशु से एक विकसित प्रौढ़ बनाने के लिए जो कार्य मूलतः सीखना आवश्यक है, उन सभी क्रियाओं प्रणालियों का समावेश इस शिक्षण में किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख आधार 5 हैं। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख आधार 5 है, जो इस प्रकार है। पहला है बालक प्रधान शिक्षण। बालक प्रधान शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षा का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा का आयोजन किया जाता है। नंबर 2 है सरल और रुचिपूर्ण। बाल केंद्रित शिक्षा अत्यंत सरल और रुचिपूर्ण है। यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने में महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण योग निभाती है। नंबर 3 है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, सेल्फ एक्सप्रेशन के अवसर। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 4 है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। नंबर 4 है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। हम सभी जानते हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में हमारे इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है और वास्तव में ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षण जो है उसके द्वारा मस्तिष्क का प्रशिक्षण होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक और सामाजिक। बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा देती है। अब हम देखते हैं, यह हो गया बेसिस ऑफ मॉडल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब हम देखते हैं गांधी, टैगोर, डीवी एवं प्लेटो के संदर्भ में गतिविधि, खोज और संवाद से संबंधित बाल केंद्रित शिक्षा के आधार।
basis of child-centered education in relation to activity, discovery and dialogue with reference to Gandhi, Tagore, DB and Plato. पंडित ओम प्रकाश पराशर कहते हैं कि इस अद्भुत संसार में ईश्वर ने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर मनुष्य को इसके रहस्य तथा जीवन के प्रति जिज्ञासु बना दिया है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार, ईश्वर ने अनेक प्रकार की ऐसी सुंदर सुंदर वस्तुओं का, ऐसी सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण किया है जो मनुष्य को इसके रहस्य तथा इसके जीवन के प्रति जिज्ञासु बनाती है और मनुष्य खोज प्रवृत्ति का होता है। उससे भी आश्चर्य तथा जिज्ञासा की बात यह है कि संसार के सभी प्राणी विचार तथा दर्शन के संदर्भ में अनेकता लिए हुए हैं। कोई आदर्शवाद को मानता है, कोई प्रकृतिवाद को मानता है, कोई प्रयोजनवाद को मानता है, कोई मानवतावाद को मानता है। तो इस संसार में सभी प्राणी विचार और दर्शन के संदर्भ में अनेकता लिए हुए हैं। विचार और दर्शन के संबंध में उनके विचार अलग अलग हैं। इस विभिन्नता में कुछ ऐसे प्राणी भी जन्म लेते हैं जो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं और समाज सेवा के लिए स्वयं को अर्पण कर अपने को धन्य करते हैं। और उनसे भी भाग्यशाली वे हैं जो ऐसे सत्पुरुषों के वचनों तथा विचारों को हृदयगम कर उसकी धारा में बहते हैं। ऐसे महान पुरुष हमारी वसुंधरा की गोद में पले बढ़े और संसार के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन को त्याग और तपस्या में लगा दिया। शैक्षिक दर्शन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। सारा विश्व जानता है 18 पुराण तथा 4 वेदों की रचना का स्थान भारत ही है। 18 वेदों और 18 पुराण और 4 वेदों की रचना भारत में हुई है। महर्षि वेद व्यास रचित भगवत गीता संपूर्ण विश्व में अविवादित तथा सर्वमान्य ग्रंथ है। दर्शन का मुख्य आधार गीता को ही माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस तथा श्रीमद् भागवत गीता शिक्षा के वास्तविक आधार है। यही कारण है कि भारत भूमि में शैक्षिक विचारों की एक लंबी श्रृंखला ने जन्म लिया है। उनमें से विवेकानंद, टैगोर, गांधी, डॉक्टर राधा कृष्ण, गिज्जू भाई का नाम उल्लेखनीय है। क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला है, अतः शिक्षा के विकास के संदर्भ में अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग सार्थक प्रयास किए हैं। प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने देश काल और परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा के विकास हेतु अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने कक्षा शिक्षण के लिए विधियां, अनुशासन तथा शिक्षा के उद्देश्य निर्मित किए हैं। अतः गतिविधि, खोज और संवाद से संबंधित बाल केंद्रित शिक्षा के आधारों के संदर्भ में महात्मा गांधी, टैगोर, डीवी और प्लेटो के शैक्षिक दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में अपने क्या विचार दिए। शॉर्ट स्केच, लाइफ स्केच देखते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, जिनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। बाद में इनके पिता राजकोट के दीवान होकर वहां गए
और वहीं उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिली, किंतु आत्मज्ञान के मार्ग पर वे चलते रहे और वातावरण से कुछ धार्मिकता उन्हें मिलती गई। वातावरण से उन्होंने कुछ धार्मिक बातों को ग्रहण किया, धार्मिक बातों को अपनाया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इस महान समाज सेवी एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ को संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग सहन नहीं कर सके और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के विवादग्रस्त बिंदुओं पर मत में एकता नहीं होने के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी का विश्वास आदर्शवाद में था। महात्मा गांधी का विश्वास आदर्शवाद में था। उनका आदर्शवाद भारतीय आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। महात्मा गांधी का जो आदर्शवाद था वो भारतीय आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने जीवन दर्शन के प्रमुख 5 सिद्धांत बताए। महात्मा गांधी ने जीवन दर्शन के प्रमुख 5 सिद्धांत बताए, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है निर्भीकता और 5वां है सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, अब हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी ने शिक्षा का संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल साधन बताया है। उनके अनुसार मस्तिष्क, आत्मा, शरीर एवं हृदय सभी का विकास इस क्रिया के अंतर्गत आता है। अतः सच्ची शिक्षा को उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सच्ची शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है, सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। अब हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। पहला है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य, इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन। इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत पहला उद्देश्य है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, एम ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। एम्स ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व के निर्धारक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन और सामंजस्य रखते हुए उन्हें विकसित करना है। मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हृदय तथा मस्तिष्क का आपस में तारतम्य बना रहना चाहिए, तभी शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य हो सकता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का
विकास होता है। दूसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनलिज्म। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, एम्स ऑफ वोकेशनलिज्म। गांधी जी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का उद्देश्य माना। यदि शिक्षा रोजी रोटी न दे सके, आत्मनिर्भर न बनाए, बेरोजगार बना दे, तो वैसी शिक्षा व्यर्थ है। गांधी जी का मानना है कि जो शिक्षा रोजी रोटी न दे सके, आत्मनिर्भर न बना सके, व्यक्ति को बेरोजगार बना दे, तो वैसी शिक्षा व्यर्थ है। बिना आत्मनिर्भरता के व्यक्तित्व का कोई पक्ष विकसित नहीं हो सकता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं भौतिक क्षेत्र में विकास संभव है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ कोर्स समाप्त करने के उपरांत 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। तीसरा है नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ मोरल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एम्स ऑफ मोरल एंड एम्स ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण बताया है। वे साक्षरता की अपेक्षा चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते थे। उनके अनुसार ज्ञान तभी सार्थक है जब वह चरित्र निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सके। गांधी जी के अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। व्यक्तित्व की पवित्रता को समस्त चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। गांधी जी कहते थे चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। नंबर 4 है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम्स। सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम्स। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान एवं उसका संरक्षण करना है। दैनिक जीवन में जो व्यवहार होते हैं, एक सुसभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है तथा उनके मूल्य है। संस्कृति मानसिक कार्य का परिणाम न होकर आत्मा का गुण है, जो कि व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होता है, दृष्टि गोचर होता है। अतः गांधी जी का मानना है कि संस्कृति नींव है, जो कि व्यवहार के संस्कृति नींव है, मतलब आधार है, प्रारंभिक वस्तु है। हमारे सूक्ष्म व्यवहार में यह प्रकट होना चाहिए। नेक्स्ट है मुक्ति का उद्देश्य, एम्स ऑफ डिलीवरेंस। एम्स ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से स्वतंत्रता। दासता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक एवं बौद्धिक कैसी भी हो सकती है। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थाओं में प्राप्त ज्ञान द्वारा ही बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग सिखाना चाहिए, आधुनिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अतः उनका सीधा अर्थ शिक्षा द्वारा आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है। मुक्ति की भावना शिक्षा द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, हायर एम्स ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य हायर एम्स ऑफ एजुकेशन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य या अंतिम सत्य या अंतिम वास्तविकता या ईश्वर से साक्षात्कार करना है। एक बार और सुनिएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य या अंतिम सत्य या अंतिम वास्तविकता या ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य का अन्वेषण एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। सत्य का अन्वेषण मतलब सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है ताकि उसमें नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव हो सके तथा उसका चारित्रिक विकल्प खोजा जा सके। आत्म अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्रशिक्षण आवश्यक है। आत्म अनुभूति या आत्मा के साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्रशिक्षण आवश्यक है। अब हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य। इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिक विकास को माना है। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिक विकास को माना है। व्यक्तिक गुणों के विकास के बिना वह सामाजिक विकास के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास के लिए वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः विकसित होना चाहिए। गांधी जी ने वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक कहा। अतः दोनों में समन्वय करके ही राष्ट्र एवं समाज का विकास संभव है। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना ताकि दोनों के द्वारा एक दूसरे के समीप आकर सेवा एवं सामाजिक कार्य, सामाजिक संपर्क किया जा सके। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने इस संबंध में कहा है कि गांधी जी के दर्शन का सार यह है कि व्यक्तिकता का विकास सामाजिक वातावरण में हो सकता है जहां समस्त रुचियों और समान क्रियाओं पर व्यक्ति पोषित हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित है। पहला है, गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को बाहर निकालना, व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना बताया। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार आदर्शवाद था, परंतु क्रियान्वित एवं उपलब्धियों में उन्होंने प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का सहारा लिया। क्रियान्वित एवं उपलब्धियों मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उनका शिक्षा दर्शन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल है। बालकों में क्रियाशीलता तथा करके सीखने का सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का सहारा लिया। शिक्षा में सीखने के सिद्धांत, करके सीखने के सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का सहारा लिया। गांधी जी आदर्शवादी थे, परंतु उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद की हमें झलक मिलती है। दूसरा है, वे बालक में सहयोग, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता एवं मिलनसारिता जैसे गुणों के विकास के पक्षधर थे। तीसरा है, उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास तथा
तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया। इसके लिए कितना भी संयम, कष्ट एवं त्याग करना क्यों न करना पड़े, फिर भी हमें अपने इन गुणों से समझौता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वे शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के प्रबल समर्थक थे। पांचवा पॉइंट है, उनका मानना था कि परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का माध्यम है। परिश्रम के प्रति निष्ठा आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। 6 पॉइंट है, सांस्कृतिक विकास हेतु भी गांधी जी का शिक्षा दर्शन प्रकाश डालता है, क्योंकि अपने शिक्षा को संस्कृति की नींव का, उन्होंने शिक्षा को संस्कृति का नींव कहा तथा सूक्ष्म व्यवहार को प्रकटीकरण, जो हम सूक्ष्म व्यवहार करते हैं वो हमारा प्रकटीकरण है। नंबर 7 है, गांधी जी के अनुसार बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय रखे जाए। शिल्प आधारित शिक्षा, हस्तकला के विषय रखे जाए, ताकि निर्मित वस्तुओं को छात्र बेचकर आत्मस्वावलंबी, आत्मनिर्भर बन सके। नंबर 8 है, गांधी जी दर्शन में सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास चाहते थे। शिक्षा से बालक के मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास होता है तथा मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर शिक्षा उसे पूर्ण मानव बनाती है, मतलब संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है। अब हम देखते हैं गांधी जी का पाठ्यक्रम। गांधी जी का पाठ्यक्रम, जिसमें बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है। गांधी जी ऐसे पाठ्यक्रम में विश्वास करते थे जो भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन कर बालकों को समुचित ज्ञान दे। बालकों को क्रियाशीलता से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हस्तकला विषय को जोड़ा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा इसी पर आधारित थी। तकली द्वारा सूत काटना, उसे कपड़ा बुनना उन्होंने बालकों को सिखाया। बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्त कौशलों का निर्धारण किया, जिसमें पहला है क्राफ्ट। क्राफ्ट के लिए कताई, बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम, मिट्टी का काम। दूसरा, शिक्षण का माध्यम। गांधी जी शिक्षण का माध्यम मातृभाषा रखना चाहते थे। तीसरा है व्यवहारिक समस्याओं के लिए, दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय रखे जाएं। चौथा है समाजीकरण के लिए, समाज विज्ञान के विषय, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र रखे जाएं। पांचवा है स्वास्थ्य विज्ञान। बालकों को शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। और लास्ट है सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषय को रखा जाए। साथ में कौशल एवं मनोरंजन के लिए संगीत तथा ड्राइंग के विषय भी पाठ्यक्रम में जोड़े जाएं। बालिकाओं के लिए हस्तकला विषयों के स्थान पर गृह विज्ञान को शिक्षण हेतु उन्होंने उपयुक्त बताया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।